चैप्टर 2 पे पीपल एज अ रिसोर्स मतलब मानव एक संसाधन के रूप में। मानव एक संसाधन के रूप में जब हम बात करते हैं कि मानव एक संसाधन है, वो एक रिसोर्स की तरह यूज़ किया जा सकता है, तो हमारा मतलब उस जनसंख्या होता है, एक तरीके से उस पॉपुलेशन से होता है जो किसी भी देश की जो प्रोडक्टिव स्किल्स है या उसकी जो एबिलिटी है, एक तरीके से वहाँ का जो उत्पादन करने का जनता का जो प्रोडक्टिव स्किल्स है, उत्पादन करने की क्षमता है, योग्यता है, जो उस देश की जो जनसंख्या की, उसको हम मानव और संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं कि मानव को जो है हम संसाधन के रूप से हमारा क्या मतलब होता है। हमारा मतलब होता है कि ह्यूमन को किसी दूसरे कैपिटल या फिर एक तरीके से पूंजी के रूप में इस्तेमाल करना। अब मानव को एक पूंजी के रूप में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको शिक्षा देकर, उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देकर। जैसे हम एक सिंपल सा है कि हम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कैपिटल में, किसी भी पूंजी में। कोई भी बिजनेस हमें करना है तो हम उसमें जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ पूंजी के जरिए। जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमें जो भी व्यापार करना होता है तो उसमें हमें 4 कारक चाहिए होते हैं, तब जाके हमें उसका रिजल्ट या आउटपुट मिलता है। उसी तरीके से हमें जो है मानव को एक संसाधन के रूप में जब बनाना होता है तो हमें उसमें भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और वो इन्वेस्टमेंट 3 तरीके से की जाती है। सबसे पहला, उसे अच्छी शिक्षा देकर, एजुकेशन देकर। दूसरा, ट्रेनिंग देकर, उसकी स्किल्स को, उसको प्रशिक्षण देकर, एक तरीके से उसकी स्किल्स को और अच्छा कर कर। तीसरा है मेडिकल केयर, मतलब उसकी हेल्थ को और अच्छा कर कर। और जैसे ही हमें दूसरी कोई पूंजी जो है उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, उसमें कुछ पैसे लगाते हैं तो हमें और अच्छा रिटर्न मिलता है। वैसे ही जो है हम मानव में जब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें जो है हायर प्रोडक्टिविटी मिलती है, एक तरीके से उसका उत्पादन करने की जो क्षमता है और अच्छी हो जाती है, और एक हेल्दी इंसान और अच्छी तरीके से हमारे लिए कार्य कर सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जापान जैसे कंट्रीज़ को लिया जा सकता है, जहाँ पे अपना कोई भी प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी आज वो काउंट किया जाता है रिच या डेवलप कंट्रीज़ में से एक है। क्यों है? उसका सिंपल सा कारण है कि उसने अपने ह्यूमंस को जो है एज अ रिसोर्स यूज़ किया, एक संसाधन के रूप में अपने मानवों का, अपनी जनता का इस्तेमाल किया है। और उसने वो 2 चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा अपनी जनता को दी है, वो है एजुकेशन और हेल्थ। ठीक है, शिक्षा और उनके लिए अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं। और इसके ज़रिए जो है उसने दूसरी जगहों से वो रिसोर्सेज मंगाता है, और अपने जो एक तरीके से मानव का जो संसाधन उसके पास है, उसके ज़रिए उन रिसोर्सेज को और अच्छा करता है, उसकी जो एक तरीके से टेक्नोलॉजी है उसको और बेहतर बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेक्टर्स पे। बेसिकली जब हम इनको जो एक तरीके से डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो हम आते हैं व्यापार पे। व्यापार जो है बेसिकली 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। अब व्यापार की जब हम बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो सिंपल सा है कि एक्टिविटीज़ जो है, ये सेक्टर्स जो है, ये क्षेत्रक जो है, जिसे हिंदी में वर्ड यूज़ किया जाता है सेक्टर्स के लिए, क्षेत्रक। तो ये क्षेत्रक जो है वो क्या करते हैं, उत्पादन जो है वो करते हैं। और वो किस चीज़ों का उत्पादन करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का, एक तरीके से सामान का और सेवाओं का। और इसके ज़रिए हम किसी भी देश की नेशनल इनकम को जब काउंट करते हैं तो हम इन्हीं तीनों सेक्टर्स की जो एक तरीके से काउंट करते हैं कि इन तीनों सेक्टर्स में कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितनी चीज़ें जो एक तरीके से बनी है। ठीक है, अब 3 क्षेत्रक में सबसे पहला क्षेत्रक है प्राइमरी सेक्टर, मतलब प्राथमिक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर में सिंपल सा वो चीज़ें आ जाती है जो हमें प्रकृति देती है। ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, खेती हो जाए, फॉरेस्ट्री, जंगल, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कि जानवरों का पशुपालन, जिसे पशुपालन कहा जाता है, फिशिंग, एक तरीके से मत्स्य उद्योग, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन, माइनिंग, क्वायरिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्राइमरी सेक्टर में आ जाती हैं। अब प्राइमरी, इसके साथ साथ सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, द्वितीयक क्षेत्र की बात करें, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, विनिर्माण आता है। विनिर्माण का सिंपल सा मतलब है कि प्राइमरी सेक्टर की कोई भी चीज़ उसे और बहुमूल्य बनाना और अच्छा बनाना, वो विनिर्माण में आता है। विनिर्माण के सारे काम जो है वो ज़्यादातर फैक्ट्रीज में होते हैं, उद्योगों में होते हैं। क्लियर? तो उद्योग जो है वो हमारे सेकेंड सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। थर्ड सेक्टर की जब हम बात करती हूँ, टर्सरी सेक्टर, ये है हमारा तृतीयक क्षेत्र। अब जितनी भी सेवाएं हमें प्रदान की जाती है, चाहे वो व्यापार की हो जाए या फिर यातायात के साधन, हमारे जो कम्युनिकेशन की चीज़ें हो जाए, मोबाइल फ़ोन हो जाए, बैंकिंग हो जाए, शिक्षा हो जाए, हेल्थ हो जाए, स्वास्थ्य हो जाए, या फिर पर्यटन हो जाए, टूरिज़्म सर्विसेज जितनी भी दी जाती हैं, जितनी भी सेवाएँ दी जाती हैं, इंश्योरेंस की सुविधाएँ जो हो जाए, ये सारी हमारी आती है थर्ड सेक्टर में। ठीक है, और इसको याद करने का एक सिंपल से एग्जांपल लिया जाता है, जिसमें अगर मैं एक कॉटन जो होता है, कपास जो होता है, उससे कपास के जो कॉटन के कपड़े हैं उसके बनने की एक तरीके से जिसे कहते हैं प्रक्रिया को देखते हैं, तो सबसे पहला हमें कपास कहाँ से मिलता है, खेतों से मिलता है। कपास का एक पौधा होता है, तो वो आ जाता है प्राइमरी सेक्टर में।
उसके बाद वो पौधा जो है आगे थ्रेड बनने के लिए, कपड़े बनने के लिए जो है जाता है फैक्ट्रीज़ में, तो आता है हमारा सेकंड सेक्टर में। और उसके बाद वो हम तक पहुंचता है शॉपकीपर्स के ज़रिए, ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए, तो वो आ जाता है थर्ड सेक्टर में। एक ही व्यापार में आपने तीनों सेक्टर्स को डिवाइड देख लिया कैसे किया जाता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम आते हैं जो आर्थिक क्रियाकलाप है, वो क्या होते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक मार्केट एक्टिविटीज़ है जिसका मतलब है बाज़ार क्रिया, और दूसरा है नॉन मार्केट एक्टिविटी जिसका मतलब है गैर बाज़ार क्रिया। अब इसका सिंपल सा है कि मार्केट एक्टिविटी या बाज़ार क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जिसके लिए हमें पैसे दिए जाते हैं, जो हम प्रॉफिट के लिए, मुनाफा कमाने के लिए करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी जो एक तरीके से मुनाफा कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए की जा रही है, पे जिसके लिए किया जा रहा है, वो मार्केट है। एक तरीके से मार्केट एक्टिविटीज़ है, बाज़ार क्रिया है। और जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है, बेसिकली ऐसी कोई भी जो काम है जो हमें जो है पे करने के लिए नहीं किया जा रहा है, या फिर हम अपनी खुशी से कर रहे हैं, या अपने उपयोग के लिए किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाती है, गैर बाजार क्रिया, नॉन मार्केट एक्टिविटी। एक सिंपल सा इसका एग्जांपल है कि अगर आप स्कूल जाके पढ़ते हो या फिर जो है ट्यूशन पढ़ते हो, तो वहाँ पे आप पैसे पे करते हो, तो वो क्या है, मार्केट एक्टिविटीज़ है। लेकिन अगर घर में आपकी मम्मी जो है आपको जो है पढ़ा रही हैं, तो वो क्या पैसे तो नहीं लेंगी उसके, तो वो क्या है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है, क्योंकि वो अपने कंजप्शन के लिए, अपने उपयोग के लिए वो किया जा रहा है। क्लियर। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल है कि बाहर जाके आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाते हो तो उसके लिए पे करते हो, लेकिन घर पे आपकी मदर आपके लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है, तो आप उनके पे नहीं करते, तो वो क्या है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में आती है, क्योंकि वो अपने खुद के कंजप्शन के लिए, अपने खुद के उपयोग के लिए वो की चीज़ें करती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम रोल ऑफ़ एजुकेशन। एजुकेशन का रोल क्या है, बेसिकली वो क्यों इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि एजुकेशन जो है एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को जो है वो सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराती है, प्रोवाइड कराती है, देती है, जो इकोनॉमिक एक सेक्टर में, आर्थिक क्रियाकलापों में उसे और आगे ले जा सकती है। एक एजुकेटेड इंसान जो है अपने लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से, वो कहते हैं ना, नौकरी के जो गेट्स खुले होते हैं, दरवाजे खोल सकता है। इसके साथ साथ जो है दूसरा है, आ जाता है एजुकेशन, जो हमारी स्किल्स को और अच्छा करती है, जिससे हम जो है मार्केट में और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसने व्यापार को भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे देश में जो है समानता का कानून लागू है, जिसमें जो है ये चीज़ भी कही जाती है कि स्त्री और पुरुष दोनों अगर एक ही काम कर रहे हैं और दोनों का टाइम लिमिट जो है सेम है, तो दोनों को एक समान वेतन दिया जाता है। लेकिन ऐसा बहुत जगह आज भी नहीं है, दोनों को इक्वल इनकम नहीं दी जाती है। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो औरतें होती हैं उनकी जो एजुकेशन है वो कम होती है, या जो उसकी स्किल्स होती है वो कम होती है, क्योंकि हमारे समाज में औरतों को आज भी पढ़ाने के लिए उतना फोकस नहीं किया जाता है, ठीक है। इसीलिए उन्हें मर्दों के मुकाबले कम जो है पे किया जाता है। उनके पास जॉब सिक्योरिटी बहुत कम होती है, जॉब उनकी सिक्योर नहीं होती है, लीगल प्रोटेक्शन कम है। इसके साथ साथ जो है एक सिंपल सा है कि ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करती है, प्राइवेट सेक्टर में काम करती है, जहाँ पे उन्हें जो बेसिक फैसिलिटी है, चाहे वो मैटरनिटी लीव हो जाए, चाइल्ड केयर हो जाए, ये सारी चीज़ें, जैसे कि माँ बनने के बाद अपने बच्चे को जो है कुछ टाइम के लिए जो उन्हें देना पड़ता है, 6 महीने आई थिंक गवर्नमेंट में दिया जाता है टाइम, जहाँ पे वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, चाइल्ड केयर, बच्चों की देखभाल करना। इसके साथ साथ दूसरी सोसाइटी सिस्टम जो है उन्हें जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एक तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे उन्हें हैरेस भी किया जाता है। तो बाहर की जो एक तरीके से जॉब वगैरह की जैसी चीज़ें, उनके लिए सिक्योरिटी वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, जहाँ से सिक्योरिटी उन्हें मिलनी चाहिए जॉब करते समय, ठीक है। तो इसीलिए जो है वुमेन को जो है कम जो है पैसे दिए जाते हैं और मेंस को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। क्लियर। इसके साथ साथ नेक्स्ट आ जाते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पे। मतलब किसी भी देश की जो पॉपुलेशन की क्वालिटी है, जनसंख्या की क्वालिटी है, उसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो जो एक तरीके से सबसे पहली चीज़ है लिटरेसी रेट, उनकी साक्षरता को बढ़ाकर, उनकी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी से अच्छी देकर, उनकी स्किल्स को अच्छा कर कर, ठीक है। और यही चीज़ सेम क्वेश्चन जो है आपके संसाधन के मानव के लिए आ सकता है कि मानव को जो है आप संसाधन के रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो आपको वही 3 पॉइंट सेम करने होंगे। आ जाते हैं हम एजुकेशन के लिए, एजुकेशन पे कि एजुकेशन के लिए सरकार ने जो है क्या क्या कदम उठाए हैं। तो सरकार ने सबसे पहली चीज़ें की है कि जो एक तरीके से गर्ल्स के लिए जो है ज़्यादातर उन्होंने जो है फोकस किया है अपना कि गर्ल्स की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, बेसिकली 8 क्लास तक की जो एजुकेशन है वो जो है उन्हें दी जा सके, जिसके लिए उन्होंने नवोदय विद्यालय जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोला है लगभग। इसके साथ साथ उन्होंने जो है एक तरीके
वोकेशनल स्ट्रीम्स भी जो है डेवलप की गई हैं जो हाई एजुकेशंस के लिए जो है बेसिकली। और इसके साथ साथ सरकार ने क्या चलाया, सर्व शिक्षा अभियान चलाया। सर्व शिक्षा अभियान जो है बेसिकली वो क्या करता है, बेसिकली 2010 में ये स्टार्ट किया गया था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल जो गवर्नमेंट है, जो पंचायत वगैरह है, उन सबको एक साथ लेकर इस चीज़ को जो है स्टार्ट किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि 6 से लेकर 14 साल तक के हर एक बच्चे को जो है एलिमेंट्री एजुकेशन जो है देनी ही देनी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और इसी के चलते जो है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो भी आया था, जिसके चलते जो है ये एक जो है बच्चों का अधिकार बन गया कि उनके जो माता पिता हैं या फिर जो अभिभावक है वो उन्हें जो है ये एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। ये उनका जो एक कहा जाता है कि राइट बन गया, ठीक है। RTI बेसिकली राइट टू एजुकेशन RTE बन गया था। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इसके अलावा भी जो है उन्होंने क्या किया, सरकार ने उन्होंने कई चीज़ें स्टार्ट की, जैसे ब्रिज कोर्सेज, बैक टू स्कूल, मतलब कि वो बच्चे जिन्होंने अपना जो है स्कूल जो है किसी कारण से जो है बीच में ही छोड़ दिया था, उन्हें वापस जो है स्कूल में लेकर आया जाए, ये सारे कार्यक्रम चलाए गए। इसके साथ साथ मिड डे मील जैसी स्कीम्स जो है स्टार्ट की गई, जिससे बच्चों का जो है अटेंशन जो है बेसिकली स्टडी में रहे, वो भूख की वजह से उनका ध्यान न भटके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है स्कूलों में लाए जा सके। क्लियर। इसके साथ साथ जो है उन्होंने जो है जो बड़ी क्लासेस हैं वहाँ पे जो है उन्होंने अलग अलग चीज़ें स्टार्ट की, ताकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को और अच्छा बनाया जाए, उनकी वो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाए, डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, ये बड़ी क्लासेस के लिए किया गया। नेक्स्ट आते हैं हम हेल्थ फैसिलिटीज़ पे। हेल्थ फैसिलिटी बेसिकली किसी भी इंसान की रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो हमारे एक तरीके से हेल्थ फैसिलिटीज़ में आ जाती है, और इसको और अच्छा किया जाना चाहिए, ताकि जो एक तरीके से लोग हैं वो देश के लिए जो है प्रोडक्टिव हो सके, देश पे बर्डन ना बन सके। क्योंकि अगर एक बीमार व्यक्ति है तो वो देश में जो है किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर रहा है उसके विकास में, बल्कि वो जो दूसरे लोग हैं उन पे एक बर्डन की तरह ही काम कर रहा है, उन पे एक बोझ की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उसे खुद चाहिए कि 2 लोग जो है उसकी सेवा करें उस समय। क्लियर। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि हमारे देश में तो हेल्थ को जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ को जो है प्रायोरिटी दी जाती है किसी भी देश में, और ये हमारी नेशनल पॉलिसी भी है, जिसका आप लोग आजकल कई बार देखते होंगे कि जब भी मोदी जी जो है बेसिकली भाषण देना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा ये बात कहते हैं कि जो जान है तो जहान है। क्यों? क्योंकि उनके लिए देश की जो एक तरीके से जनसंख्या है उसकी हेल्थ जो है सबसे पहले है, इसीलिए उन्होंने लॉकडाउन को भी आगे बढ़ा दिया है इसकी चलते। अब इसके आगे देखते हैं कि बेसिकली हमारे देश में जो है लास्ट 5 डिकेड्स में, मतलब 5 दशकों में जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक तरीके से संस्थागत जो सुविधाएं हैं उन्होंने और अच्छी की हैं, ताकि हमारे जो देश की हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसका फ़ायदा जो है हमारे देश की जनता उठा सके। ठीक है। और एक कोरोना वायरस जो इसका देख ही रहे हो आप सबकी कितनी अच्छी तरीके से तैयारी की जा रही है सरकार के द्वारा इससे निपटने के लिए, तो वो इसीलिए की जा रही है क्योंकि एक हेल्दी इंसान ही हमारे देश को जो है, जब ये सारी चीज़ें हटेंगी तो उसको आगे डेवलपमेंट करने के लिए जो है हेल्प कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट पे, बेसिकली बेरोज़गारी पर। बेरोज़गारी किसे कहा जाता है? एक व्यक्ति जो काम करना ही नहीं चाहता, वो खाली बैठा है, तो हम उसको बेरोज़गार कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बेरोज़गारी का मतलब ही है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ही है कि वो व्यक्ति विलिंग टू वर्क, वो व्यक्ति चाहता हो पर वो काम ना खोज पाए, ही कांट फाइंड हिज जॉब। क्लियर। तब जाके वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। अगर वो चाहता ही नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा। क्लियर। और इस अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोज़गारी की सबसे बड़ी कमी ये है कि जो मैन पावर है, जो ह्यूमन को एज अ रिसोर्स यूज़ करके देश कितना ज़्यादा विकास कर सकता है, वो वेस्ट होता है अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक है। और वेस्ट होने के साथ साथ वो लाइबिलिटी, एक जिम्मेदारी बन जाती है देश की। ठीक है। जहाँ पे वो देश के विकास के लिए, दूसरों के लिए एक तरीके से हेल्पफुल हो सकता था, देश को आगे बढ़ा सकता था, अब वो देश के ऊपर एक जिम्मेदारी की तरह, एक बोझ की तरह रह गया है। क्लियर। अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात जब हम करते हैं तो ये बेसिकली 3 तरह की देखी जाती है हमारे यहाँ। सबसे पहले सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जो बेसिकली साल के कुछ महीनों तक कोई व्यक्ति काम प्राप्त करने में जो है असफल होता है, उसे काम नहीं मिल पाता, और इसे जो है हिंदी में मौसमी बेरोज़गारी कहते हैं, कि मौसम के अनुसार उसकी जॉब्स को जो है एक तरीके से चेंज मिलता है। जैसे अगर मैं पंखे बनाने वालों की बात करूं या फिर एसी वालों की बात करूं, तो इनके लिए क्या है, ये एक टाइम पीरियड, जब तक गर्मियां हैं तब तक इनकी डिमांड है, और उसके बाद जब सर्दियां आ जाती है तो इनकी डिमांड कम हो जाती है या ख़त्म ही हो जाती है बिल्कुल। तो ये उस टाइम क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। क्लियर। जिनके पास बेरोज़गार हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हिंदी में प्रच्छन्न बेरोज़गारी और छिपी हुई बेरोज़गारी भी कहा जाता है।
ये एक ऐसी बेरोज़गारी है जहाँ पे व्यक्ति हमें सामने से तो काम करता नज़र आएगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसका उत्पादन में एक तरीके से जो प्रोडक्शन है उसमें कोई योगदान नहीं होगा, एक तरीके से उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं कि एक ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पे जो है 5 लोग काम कर रहे हैं, तब भी जो है 5 बोरी अनाज हो रहा है, और वहाँ पे हमें काम करते हुए दिख रहे हैं 6 लोग। तो उस जो छठा इंसान है उसके काम करने पर भी वहाँ पे उतना ही अनाज अगर हो रहा है, 5 बोरी अनाज ही निकल रहा है, तो वो जो 6th पर्सन है वो तो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि उसके काम करने या ना करने से जो उत्पादन है, जो प्रोडक्टिविटी है, उस पे तो कोई असर नहीं पड़ा है। क्लियर? तो वो हमें जो है काम करता नज़र तो आएगा, लेकिन उसकी जो एक तरीके से बेरोज़गारी है वो हमें छिप जाएगी, क्योंकि उसका काम करना या ना करना दोनों ही बराबर है, दोनों ही सिचुएशन में उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और लास्ट आते हैं हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पे, जहाँ शिक्षित बेरोज़गारी शहरों में ज़्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो है लोग पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में जॉब्स या फिर जो है हम एक तरीके से रोज़गार जो है वो प्रोवाइडेड नहीं किए जा सकते हैं सरकार द्वारा। क्लियर? अब इसको दूर करने के भी कुछ उपाय हैं, जैसे कि छोटे छोटे व्यवसाय खुलवाने, इसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन देना। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो लघु उद्योगों को जो है एक तरीके से ज़्यादा प्रोत्साहन देना हो सकता है। क्लियर? इसके साथ साथ जो है एक ऐसा सेक्टर है जो खेती है, जहाँ पे कहा जाता है आज की डेट में भी सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, वहाँ पे काम जो है किया जा रहा है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है।